दोस्तों, आधी रात को अगर आपकी छत के ऊपर से कोई धीमी धीमी गूंजती हुई घरघराहट आए और उसके बीच किसी बूढ़ी औरत की बुदबुदाहट मिलकर दीवारों से टकराए, तो आप क्या करेंगे? चादर ओढ़कर आंखें बंद कर लेंगे या उस आवाज का पीछा करेंगे? आज की कहानी उसी एक कदम की कीमत है और उसका अंत सुनने की हिम्मत चाहिए। प्रस्तावना नमस्ते, मैं हूं आपकी मेजबान और आज भू पर जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं वो हमारे एक सुनने वालों के पत्र पर आधारित है। नाम बदले हैं, पर जो घटा वो शब्दों में कैद होने जितना साधारण नहीं। कहना आसान है कि यह एक कहानी है, पर इसे सुनते हुए आप खुद से पूछेंगे, अगर यह मेरे साथ होता तो? ये कहानी है वनीता की, एक साधारण चुपचाप सी लड़की और उसकी आजी यानी दादी। गांव का एक पुराना 2 मंजिला घर, नीचे 3 कमरे, ऊपर 2। बरगद की छाया, दीवारों पर सीलन की नक्शे और हवा में हमेशा नम ठंडी महक, जैसे घर हर वक्त कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पाता। वनीता सिर्फ 12 साल की 7वीं में पढ़ती। कुछ ही महीनों पहले माँ बाप एक सड़क हादसे में चले गए थे। शहर का किराए का मकान छूट गया। वही बची तो आजी का गांव, आजी का पुराना घर और कुछ यादें जो इतनी नई थीं कि हर रात खरोंचने लग जाती थीं। गांव वाले आजी से डरते थे। कोई खुले में कुछ नहीं कहता, मगर पीठ पीछे एक ही बात, मत जाया करो उनके घर, वह बुढ़िया बुलाती है। कौन? किसे? यह कोई साफ नहीं कहता, बस एक शब्द, बुलाती है। एक दिन स्कूल में उसकी सहेली श्यामा बोली, मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, मेरी माँ ने मना किया है। कहती हैं तेरी आजी भूत प्रेत बुलाती है। यह सुनकर वनीता ने नजर झुका ली। दिल में कुछ चुभा, पर बोलने के लिए उसकी उम्र छोटी थी और डर बड़ा। रात 12 बजे, उस रात सटीक 12 बजे, नीचे के कमरे में पड़ी वनीता ने चादर सिर तक खींच ली। ऊपर वाले कमरे से बहुत धीमी पर धक धक सी गहरी आवाज आ रही थी। बीच बीच में आजी की बुदबुदाहट, दीवार जैसे सांस लेने लगती, खाखी खाखी, और कुछ अजीब भारी जैसे भीगे आटे को मसलने की आवाज जिसमें से भाप उठती हो। वह उठी, प्यास थी, रसोई तक गई, पानी पिया, लौटने ही लगी कि ऊपर वाले कमरे के नीचे आते ही किसी धुन ने उसे रोक लिया। उसके कान अपने आप उस आवाज की तरफ झुक गए। दिल धक धक, पैर ठिठके, पर बच्चों की जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। वह धीरे धीरे उंगलियों के बल सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर वाले कमरे की खिड़की बंद नहीं थी, पीली रोशनी बाहर रिस रही थी। वह खिड़की से लगी, अंदर झांका और जो उसने देखा उसको शब्दों में डालना आसान नहीं। कमरे के बीचों बीच फर्श पर किसी बड़े पीतल के बर्तन में आग थी। आजी उसके सामने बैठी, सफेद बाल, ढंसी आंखें, घुटनों के पास कुछ छोटी कटोरियां, लाल हरी पोटलियां और बीच में आटे का एक बड़ा गीला पिंड जिस पर एक इंसानी खोपड़ी रखी थी। खोपड़ी पुरानी मगर चटकती हुई नहीं, जैसे अभी किसी ने उठाकर रखती हो। आग की परछाइयों में उस आटे का पिंड हिल रहा था। हाँ, हिल रहा था, जैसे भीतर से कोई सांस ले रहा हो। वनीता का गला सूख गया। वह नहीं समझ पा रही थी कि उसका शरीर ठंडा क्यों पड़ रहा है जबकि सामने आग लहरा रही है। आजी की आवाज मंत्र जैसी हो गई थी, धीमी पर तय लय में। हवा की दिशा बदली, कमरे में ताप कम हो गया। दीवारों पर लपलपाती लौ के साथ परछाइयों की एक दूसरे में मिलने की छाया नजर आने लगी। आटा बढ़ने लगा, उसका बाहरी हिस्सा जैसे किसी ने अंदर से धकेला हो, खोपड़ी के चारों तरफ फैलकर उसे ढंकता चला गया। आटे का पिंड एक आकार लेने लगा, सिर, आंखें, एक चौड़ा चिपचिपा जबड़ा, आंखों की जगह 2 काले चमकते हुए बिंदु और उसके भीतर बहुत सारी पतली पतली नमी से भरी धड़कती लकीरें जैसे कच्ची नसें। जबड़ा खुला तो एक घरघराती आवाज बाहर निकली, गहरी, रगड़ती हुई, मानो मिट्टी घिस रही हो। वनीता के मुंह से हौले से आह निकला। आवाज फिसलकर कमरे तक गई। आजी ने सिर घुमाया, उनकी आंखें सीधे खिड़की पर जा ठहरीं। पल भर सन्नाटा, फिर आजी ने एकदम सामान्य स्वर में कहा, अंदर आजा बच्ची। वनीता भागी, एक सांस में सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, बिस्तर में घुसी, चादर सिर तक, दिल की धड़कन कानों में सुनाई देती हुई। कुछ देर बाद ऊपर की आवाजें थमी। सीढ़ियों पर आजी के पांव, कमरे में आईं, उसके सिरहाने बैठीं, बालों में हाथ फिराया। डर मत,
उन्होंने बहुत सधी हुई आवाज में कहा, जैसे ये उनके लिए कोई नया किस्सा नहीं। जो देखा ठीक देखा, सब बताऊंगी, आज नहीं सुबह। और सच कहूं, आज के बाद की रातें वैसे की वैसी नहीं रहीं। दादी का सच, अगली सुबह दोपहर की धूप आंगन में इंच इंच घुस चुकी थी। खाना हो चुका था। आजी ने उसे पास बिठाया। वनी, कल जो देखा सही देखा। हम लोग पीढ़ियों से एक आरण निभाते आए हैं। तिमिरांग नाम है उसका। नाम से डर नहीं लगता, पर जो वो कर सकता है उससे डरना चाहिए। अच्छा डर, सावधानी का डर। वनीता ने आंखें उठाईं। तिमिरांग? आजी ने हां में सिर हिलाया। बहुत साल पहले यहां के जंगल में एक तांत्रिक मर रहा था। उसने मरते दम अपनी अंतिम सांस आटे में पकड़ी, कच्चे गीले आटे में। वह आटा उसकी रूह की ढाल बन गया। मेरी मां की मां, तेरी परनानी ने उसे बांध लिया। क्यों? ताकि वह बेवजह गांव पर न टूट पड़े। उसने एक नियम बना दिया, हर अमावस को उसे जगाओ और फिर वापस सुलाओ। अगर उसे जगाया नहीं जाएगा या जगाकर छोड़ा नहीं जाएगा तो वह खुद जाग जाएगा, और तब वह किसी का नहीं सुनेगा। क्या वो लोगों से बात करवा सकता है? वनीता की आवाज धीरे से निकली। आजी ने ठंडी सांस ली। हां, मरे हुए, जो अटके हुए हैं, जो अपनी बात पूरी नहीं कह पाए। लेकिन हर बार कोई आत्मा को अपने भीतर लेने का मतलब है हर बार दरवाजा खोलना। दरवाजे खोलने की आदत घरों को खंडहर बनाती है बेटा। मुझे नहीं करना ये सब, वनीता ने हड़बड़ाहट में कहा। मुझसे नहीं होगा। मुझे रात और आटा और वो आंखें, सब। उसकी आवाज टूट गई। आजी ने सिर पर हाथ रखा। आज नहीं तो कल, मेरे बाद तुझे ही करना होगा। नहीं करेगी तो वो हम सबको शत्रु मान लेगा। उसके नियम हमारे नियम से पुराने हैं। याद रख, ये विद्या सजा नहीं, जिम्मेदारी है। ये शब्द उस दिन उसके कान से होते हुए सीने में उतर गए और वहीं बैठ गए। डर जैसे उनके पास बैठकर आंखें तरेड़ता रहा। साल गुजरे वक्त कभी अपने पैर दिखाने में देर नहीं करता। वनीता बड़ी हुई, 18-19 की हुई। आजी बूढ़ी। गांव के कोने कोने से लोग आते, कोई रोते बिलखते, कोई उम्मीद में। ऊपर कमरे में घंटों बातें, नीचे लोगों की सांसें अटकीं। कोई सुकून से लौटे, कोई चौंकती आंखों के साथ। आजी की तबीयत डोलने लगी, कभी चक्कर, कभी बुखार। उन्होंने एक दिन कहा, तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से आंख बंद करूंगी। नाम आया, गिरीश। गांव से लगे कस्बे का सीधा सादा लड़का। उसके घर में मिल, खेत, रसूख था, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मुस्कुराता तो सच लगता था। शादी हुई, चारों तरफ शहनाइयां। वनीता उसकी दुल्हन बनी। ससुराल ज्यादा दूर नहीं, 20-25 मिनट का रास्ता। वह रोज शाम को आजी को देखने आती, चाय बनाती, आजी के पैरों को दबाती, और हर बार ऊपर वाले कमरे की खिड़की की तरफ नजर चली जाती, जिसमें से रात के वक्त पीली रोशनी बह निकलती थी। पहली विधि एक शाम आजी ने उसे बुलाया। आवाज में तय फैसला था, अब ज्यादा वक्त नहीं, कल अमावस है, तुझे बैठना होगा, 4 दिन यहीं रह जा। वनीता की सांस अटक गई। आजी, डर मत, मेरी पीठ लगाकर बैठना, नियम सुनना, और बस वही करना जो कहूं। अगले दिन आंगन में शाम को गहरी नीली परछाइयां उतर आईं। रात, उन गांवों की रात जो शोर छोड़ चुकी हैं, गहरी पर खरोंचती हुई। ऊपर वाले कमरे में आजी ने सब सजाया। एक बड़ा गोल पीतल का पात्र, सूखी लकड़ियां, काले, लाल, हरे भस्म के कटोरे, एक पुराना भारी सागौन का बक्सा जिसमें राख और नमक की परत के बीच एक गीला सा आटे का गोला और एक इंसानी खोपड़ी। ये वही है? वनीता फुसफुसाई। हां, इससे बचना नहीं है, इसे सही तरह निभाना है, आजी ने धीरे से कहा। रात के सटीक 12 बजे आग जलाई गई। लपटें उठीं। कमरे में रोशनी ऐसे फैली जैसे दीवारें पलकें झपका रही हों। आजी ने मंत्र पकड़ लिया। उसकी ताल धीरे धीरे कमरे की हवा पकड़ने लगी। वनीता ने आंखें बंद कर वहीं दोहराया। जब उसने दोहराया तो जैसे उसके मुंह से वही आवाज निकली, और कमरे में परछाइयों ने उसे स्वीकार किया। आटा जागने लगा। मैं आपको सच बता रही हूं, वह दृश्य देखने वाले की आंखें पलट देते हैं। आटे का पिंड अपना आकार खोकर नया आकार पाता जाता। खोपड़ी ढक गई। एक चेहरा उभरा, 2 काले बिंदु चमकते हुए, जबड़ा, चिपचिपा, भीतर किसी गहरे कुएं की तरह अंधेरा। उसकी सांस घुटनों से लगकर कानों में आती हुई। आजी ने मंत्र रोक दिया। उसके बाद कमरे में एक भारी चुप्पी उग आई।
और तब उसने पहली बार बोला, कौन? आजी ने फर्श को छूकर कहा, मेरी नातिन है, इसे नियम सीखना है। आटे का चेहरा एक पल टिका रहा, फिर जैसे आंखों में कोई बुदबुदाहट चमकी। मैं शायद उसकी भाषा को भाषा नहीं कहूं, पर वह समझ में आ जाती है। उसके बाद आजी ने धीरे से भस्म झोंका। हवा ठंडी, दीवारें निष्क्रिय और तिमिरांग ढहता हुआ, खोपड़ी फिर ऊपर, आटा डीला होकर गोले की तरह। आजी ने सब समेट कर रखा। वनीता के हाथ कांप रहे थे, मगर आंखें स्थिर थीं। उसने जान लिया था ये डर रोज की रोटी होगा अब। सुबह आजी ने नियम बिठाए, अमावस की हर रात आग, भस्म और नमक राख से उसे जगाना और सुलाना, बाहरी किसी को उसके सामने नहीं लाना। उसकी नजरें इंसानी शोर से जलती हैं। किसी आत्मा को बुलाने से पहले 2 बार पूछना, क्यों, किस लिए। उसे कभी कभी आदेश मत देना कि वह चोट पहुंचाए। उसे सिर्फ राह दिखानी है, बांधना नहीं। अंत में उसे विदा देना नमक और राख के घेर से, वरना वह ख्वाब में लौट आएगा। ये नियम पत्थर पर लिखे नहीं, पर आप जानिए, जो बात पीढ़ियों से निभती है वो पत्थर से ज्यादा सख्त होती है। विदाई और विरासत कुछ महीनों बाद आजी चली गईं। उम्र ने उन्हें धीरे धीरे छोड़ दिया। घर में शांति थी, लेकिन वह शांति वह नहीं जो राहत देती है, वह जो खालीपन बनाती है। अगले 2-3 अमावस वनीता ने अकेले विधि की। कमरे में अकेले बैठना खामोशी जकड़ती थी, मगर उसने नियम निभाए। वह हर बार बैठती, आग, भस्म, नमक राख का घेरा, तिमिरांग जागता, फिर सो जाता। रात अंधेरी रहती, पर घर साबुत रहता। फिर एक रात उसे सपना आया, हाथ पर कुछ गीला। उसने उंगलियां खोलीं, आटा, उस पर 2 काले बिंदु उभरे और एक छोटा, बहुत छोटा चिपचिपा जबड़ा, जिसने अचानक उसकी कलाई पर दांत गड़ा दिए। वह चीख कर उठ बैठी, गला सूखा, छाती उठ गिर। गिरीश ने थामा। क्या हुआ? उसने पानी पिलाया। बुरा सपना, उसने बात टाल दी। लेकिन सपनों में जो खुलता है वह सुबह की धूप से बंद नहीं हो जाता। पति को सचवा और छिपा नहीं पाई। उसने गिरीश को सब बता दिया, कैसे आजी ने उसे विद्या सिखाई, क्या नियम है और क्यों हर अमावस उसे वह सब करना पड़ता है। गिरीश सुनता रहा, चेहरा साधा हुआ, पर आंखों में उसके लिए चिंता। तो आज रात मैं तेरे साथ चलूंगा, उसने धीरे से कहा। नहीं नियम, दूर बैठूंगा, तुम्हें अकेले डर लगेगा। मैं बस पास रहूंगा, देखूंगा भी नहीं। वह मान गई। उस रात दोनों पुराने घर पहुंचे। ऊपर वाले कमरे में जाने से पहले उसने चारों तरफ नमक के छोटे छोटे ढेर रखे, खिड़की की दरारें बंद की, सागौन की पेटी खोली, आटा, आग, मंत्र। और तभी कमरे के कोने में पुराने अलमारी के पीछे छिपा गिरीश उस हवा को पहली बार सांस में भर रहा था। धुएं की गंध, पुराने आटे की खटास, जले भस्म की तेजी, सब मिलकर उसका सिर भारी कर रहे थे। उसने अपने होंठ दबा लिए, आटा उठा, खोपड़ी समाई और तिमिरांग आंखें खोलकर सीधा नहीं, तीखा, वनीता की पीठ के आर पार उस अलमारी की तरफ देखने लगा। ये कौन है? उसकी आवाज बहुत धीमी, पर हर दीवार से टकराती हुई। वनीता के कंधे तन गए। मेरा पति। डर लगता था, इसलिए बाहर, उसने कहा। आवाज न आदेश थी न विनती, वह नियम था। जैसे यदि आप आग को छुएं तो वह जलाएगी। यह कोई उसकी मर्जी नहीं, उसका स्वभाव है। गिरीश कोने से धीरे धीरे निकला, सिर झुका, बाहर गया, सीढ़ियां उतरकर नीचे बैठ गया। ऊपर से कुछ देर तक भारी रगड़ती हुई आवाजें आईं, फिर सब शांत। थोड़ी देर बाद वनीता नीचे आई, आंखें नम, पर भीतर थोड़ी राहत। माफ करना, उसने धीरे से कहा। मैं समझ गया, गिरीश बोला। यह खेल नहीं है। और सच में यह खेल नहीं था। टूटन की शुरुआत समय चलता रहा। घर में जिम्मेदारियां और बड़ी हुईं। माह के 7वें में ईश्वर ने एक नई सांस उनकी जिंदगी में रखी। वनीता के पेट में बच्चा, 6 महीना। वह हर अमावस विधि करती। अब वह थोड़ा सहज थी, मगर उसकी सहजता नियमों से बंधी थी। उसने कोई लापरवाही नहीं की। इसी बीच घर में एक तूफान उठा। एक दिन उसके ससुर यशवंत राव मिल में बैठे बैठे गिर पड़े। अस्पताल, भागदौड़, दवा, आंसू और हाथ में एक कागज, मौत का। घर अचानक सामान्य चीजों की गिनती में नहीं आता। घर वो बन जाता है जहां कोई नहीं होता, जहां हर चीज किसी की याद दिलाती है। रिश्तेदार आते गए, जाते गए। चाय के प्यालों में दुख ठंडा पड़ता गया। और एक दिन सुबह सुबह मिल का गेट खुला।
अंदर से केशव, गिरीश का चचेरा भाई, निकल कर आया। आंखों में क्रोध नहीं था, चतुराई थी। चेहरे पर दुख नहीं था, धंधा था। वह बोला, वसीयत आ गई है। उसने वकील के साथ कागज दिखाए। उस पर लिखा, घर, मिल और 40 एकड़ जमीन केशव के नाम। गिरीश के हिस्से आधे एकड़ की बंजर पट्टी। यह पढ़ते हुए गिरीश की नसें तन गईं। मेरे बाप ऐसा नहीं कर सकते, कागज यही कहता है। वकील ने तटस्थ स्वर में बात समाप्त की। आप जानते हैं ना कैसे कागजों की स्याही बहुत दूर तक खून की तरह फैलती है। अदालत, पुलिस सब पैसे से बुलते हैं, और सच जो सांस लेता है अक्सर डूब जाता है। उनकी दुनिया छिन गई। 7 महीने की गर्भवती वनीता और उसका पति पुराने घर लौट आए। दीवारें जानती थीं कि यह क्या कीमतें होती हैं, पर दीवारें बोलती नहीं। एक खतरनाक निर्णायक रात। गिरीश देर तक चुप रहा, फिर बोला, हमारा हक हमें वापस लेना होगा। मेरे पिता मुझे धोखा नहीं दे सकते थे। अगर वसीयत नहीं तो कोई निशानी, कोई चाल, मुझे उनसे बात करनी होगी। वनीता का दिल बैठ गया। नियम जानता हूं, पर कभी कभी नियम भी न्याय की तरफ देखता है। उसकी आंखें भर आईं। अपने बच्चे के लिए। उसके शब्द उसकी जेब में पड़े सिक्कों जैसे, थोड़े पर वजनदार। वनीता ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मैं बैठाऊंगी, लेकिन जो हो उसकी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। मिल का रहस्य। अमावस की रात। आग, भस्म, नमक, राख, सन्नाटा, मंत्र। आटा उठा, फैलकर खोपड़ी को निगल गया। कमरे में हवा भारी हो गई, जैसे भीतर कोई और भी सांस लेने लग गया हो। वनीता ने कंधों पर शॉल कस ली। उसने हरे भस्म का थोड़ा हिस्सा लपटों में झोंका। आटे का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह आंखें अब किसी और की लगने लगीं। उभरे गाल की हड्डियां, माथे की बनावट, और फिर उन आंखों में पानी आया। आवाज बदली, मैं हूं पिताजी। गिरीश घुटनों के बल बैठ गया। जो शब्द उसके भीतर जोर से फंसे थे वे पीड़ा की तरह बाहर निकले। आप गए क्यों? हमारे साथ ये सब? मुझे क्षमा करो बेटा। तिमिरांग के भीतर से यशवंतराव की आवाज आई, लकड़ी से बिजली की तरह। वसीयत? मैंने कोई वसीयत नहीं लिखी थी। ये जो दिखा रहे हैं जाली है। पर एक ठहराव। मिल के पीछे कमरे में खिड़की के पास जमीन में एक पत्थर डीला है, उसे उठाओ। नीचे सीढ़ियां मिलेंगी, वहां एक लोहे की पेटी रखी है, उसे निकाल लो। बाकी खुद समझ जाओगे। कमरे में लौ झपकी। वनीता ने लाल भस्म की 2 बूंदें आग को सौंप दी। तिमिरांग के चेहरे पर आया चेहरा धीरे धीरे ढलक गया। वह फिर वही, बिना नाम का, बिना भाव का। फिर नमक राख का घेरा, और वह बंद अगले दोपहर समय चुना गया जब केशव अक्सर घर खाने जाता है। एक दोस्त लखुबा मिल में काम करता था। उसने कहा, मैं मदद कर दूंगा। मदद शब्द जो कई बार गर्दन की तरह टूट जाता है। गिरीश गया। कमरा, खिड़की, फर्श ढीला, नीचे उतरने की सीढ़ियां संकीर्ण, नम। टॉर्च ने दीवारों को काले से भूरे में बदला। कोने में लोहे की पेटी। उसने खोला। सोने के सिक्के, पुराने, कठोर, शांत। लखुबा, उसने ऊपर से पुकारा। मैं आ रहा हूं। वह ऊपर आया, और जैसे ही सिर फर्श के बाहर, किसी ने उसके कंधे पर एक भारी लात मारी। वह फिर नीचे गिरा। पेटी एक तरफ गिरी, सिक्के जमीन पर बिखर गए। चेहरे पर एक नकली हाथ, लखुबा, और उसके पीछे केशव। दोनों के चेहरे पर वह मुस्कुराहट जो सिर्फ दुश्मनी की नहीं बल्कि जीत की होती है। सोने के लिए आया था? केशव हंसा। अब सो भी जा, नीचे। उस रात गिरीश को पीटा गया। उसके शरीर पर चोटें, उसकी सांसें धूल में मिलती हुई, और फिर मिट्टी, ऊपर से मिट्टी। आप कल्पना कर सकते हैं? सुनाई नहीं देता, पर जमीन के भीतर मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आत्मा की स्याही में दर्ज हो जाती है। वह कहानी में बदल जाती है। गिरना और जन्म एक दिन बीता। गिरीश न लौटा। वनीता की आंखें सूखी, पर दिल में बारिश। वह मिल पहुंची। गेट पर केशव, गमछा कंधे पर, चेहरे पर सामान्य सा आश्चर्य। तेरा पति? मेरा क्या लगता है? जाओ जाओ घर। वह यहां था। वनीता की आवाज टूटकर धारदार हुई। तूने कुछ किया है? भीड़ जुट गई, गांव की। लोग जो तमाशा ज्यादा देखते हैं, मदद कम करते हैं। वनीता अंदर जाने लगी। केशव और लखुबा ने उसे रोका, उसे धक्का दिया। वह पेट थाम कर झुकी। दर्द तेज, आंखों के आगे धुंध, और फिर अंधेरा। जब आंख खुली, अस्पताल, बिस्तर, खिड़की पर धूप, आंखों में धुंधलका, मगर पास एक छोटी सी आवाज, रोती हुई,
उसने बच्चे का चेहरा देखा, लाल, छोटा और जिंदा। उसने बच्चे को चूम लिया, चेहरा मोड़ा, रोया और रोना थाम लिया। उसने उसी पल तय किया, इस बच्चे का नाम रविराज, ताकि वह इस अंधेरे में भी अपना सूरज ढूंढ सके। घर लौटकर वनीता ने हदें बांधी अपने भीतर। मिल के दरवाजे तक नहीं जाऊंगी, अकेले अपने बच्चे को पालूंगी, काम करूंगी और हर अमावस नियम निभाऊंगी। तिमिरांग जगेगा, सोएगा और मेरी जिंदगी एक पतली रेखा पर चलेगी। सालों की खामोशी साल बीते। रवि बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा, तहसील के पास एक प्राइवेट फैक्ट्री, उसमें काम। घर थोड़ा चला, पुराना घर जिसमें आजी की परछाइयां अब भी दीवार की सीलन में हैं। वहीं वनीता ने अपने बच्चे को पाला। रातों में जब हवा दरारों से बजती, वह तकिए पर बैठकर अंधेरे में आंगन को देखती और अपने आप से कहती, नियम, बस नियम। उसने कभी तिमिरांग से कुछ नहीं मांगा, सिवाय एक बात के, घर शांत रखो, हमें जिंदा रहने दो। और हर बार वह आकर सुलाकर चला जाता, बिना चेहरे का, बिना भावना का, कर्ज निभाता हुआ। रवि 22 का हुआ, चेहरे पर अपने बाप जैसा बर्ताव, बेझिझक, आंखों में अपनी मां की दृढ़ता। वह रात को कभी कभी देर से लौटता। गांव की सड़कें सुनसान, हवा में गंध कच्चे खेतों की और पुराने कच्चे घरों की। पुल पर उस रात वह देर से निकला। 9 बज चुके थे। गांव की सरहद पर हवा ठंडी, सड़क के किनारे छोटे छोटे नाले जो बरसात में चिल्लाते हैं, अब बस फुसफुसाते थे। रवि तेज कदमों से चल रहा था, तभी पीछे एक जीप की रोशनी, जीप पास आकर रुकी। ड्राइवर केशव, चाचा, जो चाचा कम, प्रतिद्वंद्वी ज्यादा। रवि बैठ जा, छोड़ देता हूं। रवि रुका, देखा क्या करे, दूरी कम है मगर रात लंबी हो सकती है। उसने दरवाजा खोला, बैठ गया। जीप चल पड़ी। एक छोटा पुल आया, नाला नीचे काई से हरा। अचानक जीप झटकी और बंद हो गई। केशव बोनट खोलकर उतरा। गर्म हो गई, पानी सूख गया, वह बोला। बोतल पीछे है, नदी से पानी भर ला। रवि ने दरवाजा खोला, बाहर आया और उसी पल पीछे से एक भारी फट्टा उसके कंधे पर पड़ा। वह लड़खड़ाकर पुल की रेलिंग पकड़कर टिका। उसका गला किसी ने पकड़ लिया। आंखों के सामने चमकते काले बिंदु, तारे और अंधेरा। सांस अटकने लगी। तभी केशव की आंखें नीचे चली गईं। पुल के नीचे नाले की काली परछाई में कोई खड़ा था, दूर पर स्पष्ट। आंखें लाल, पूरी तरह लाल नहीं, लाल रोशनी में काले बिंदु। शरीर साफ नहीं दिख रहा था, पर जो दिख रहा था वह पर्याप्त था। उसके पूरे वजूद से एक भारी ठंड मौजूद थी। केशव के हाथ अपने आप छूट गए। वह घबराकर भागा, जीप में बैठा, इंजन झटके से स्टार्ट किया और चला गया। पीछे छोड़ गया अपने कर्म और अपना डर। रवि किसी तरह घर तक आया। दरवाजे के भीतर आते ही वह टूट पड़ा। वनीता ने उसे थामा। उसने सब कह दिया, पुल, फट्टा, लाल आंखें, नाला, भागती जीप। वनीता ने आंखें बंद कीं और जब खोलीं तो उनमें पानी नहीं, आग थी। अब बहुत हो गया, उसने बहुत धीरे पर स्पष्ट कहा। अब तू भी सुनेगा, और वो भी। अमावस का प्रतिशोध अमावस उसी हफ्ते थी। रात, अंधेरों की नदी। ऊपर वाले कमरे में सब वैसा ही सजाया गया, पर कुछ बदला था। कमरे की हवा ज्यादा भारी, फर्श कुछ ज्यादा ठंडी, दीवारें कुछ ज्यादा सोई हुई। वनीता और रवि बैठ गए। आग जली, मंत्र शुरू। आटा उठा, खोपड़ी दबी, आवाज कमरे में गूंजने लगी, जैसे हर ईंट में कोई पुराना शोर है जो अब निकल रहा है। वनीता ने हरे भस्म को लपट्टों में छिड़का। आटे का चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे भीतर से एक चेहरा उभरा, उन गालों की रेखाएं, वह माथा और वह आंखों का कटाव। हरीश, गिरीश, पति, बाप। आवाज निकली, मैं हूं। रवि ने आंखें भरकर कहा, बाबा। वनीता ने आंखें नहीं झपकाईं। उसने कटोरे में रखा लाल भस्म उठा लिया। उसकी अंगुलियां कांपी नहीं। उसने धीरे से कहा, आज नियम बदलने होंगे, आज हम आंड चुकाएंगे। लाल भस्म जब आग में गया तो लपटों ने एक अलग रंग पकड़ा। कमरे के भीतर हवा अचानक भारी नहीं, तेज हो गई। खिड़की की दरार से एक तेज सर्द झोंका अंदर आया, पर लौ बुझी नहीं, वह उछली। कमरे के कोनों में आकृतियां उभरीं, पारदर्शी, झिलमिलाती। यह डर नहीं था, यह वजूद था। कई चेहरे, कई नजरें, कुछ पहचान में। एक आजी, एक यशवंत राव, बाकी अधूरी कहानियां, उनकी आवाजें एक साथ
खामोशी में बोली, हमें छोड़ दे। वनीता की आंखें उन सब पर फिर भी टिकी नहीं। वह तिमिरांग की आंखों में देख रही थी, जो अब लाल और काली के बीच झूल रही थीं। उसने स्पष्ट कहा, तिमिरांग, मैं तुझे आजाद करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले एक काम, मेरा रण, मेरा बदला। उसके बाद तू हमें अपने श्राप से मुक्त कर देगा। तिमिरांग ने पलक नहीं झपकाई, पर कमरे में एक रगड़ सी गूंजी। उसकी आवाज आई, मैं रण, न्याय, बदले का अर्थ जानता हूं। मैं तुझे मुक्त कर सकता हूं, पर सुन, मेरे जाते ही ये घर घर नहीं रहेगा। यहां जो बंधे हैं वे लौट आएंगे और इस घर को खा जाएंगे। दीवारों में आग, छत में साए, सब राख। वनीता ने पल भर को रवि का चेहरा देखा। उसकी आंखें बोलीं, हां। उसने तिमिरांग की तरफ मुड़कर कहा, कर। अगले पल कमरा आवाजों का कड़ाहा बन गया। तिमिरांग खड़ा हुआ, पहली बार पूरी ऊंचाई में। वह इंसान नहीं लग रहा था, वह आटे का एक विशाल शरीर, जिसके भीतर कोई दूसरा चल रहा है और बाहर रस बह रहा है। उसकी आंखें लाल, उसके जबड़े कठोर, उसकी हंसी हंसी नहीं, गुर्राहट। उसने एक कदम बढ़ाया और कमरे के दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। वनीता ने रवि का हाथ पकड़ा, चल। वे सीढ़ियां उतरकर बाहर आए, आंगन के बीच खड़े हुए, और पहली बार वनीता ने अपने पुराने घर को एक नजर में पूरा देखा, ऐसा जैसे उसे अलविदा कह रही हो। उसकी आंखों में पानी नहीं था, सिर्फ तैयारी थी। मुकम्मल रात उधर गांव के दूसरे सिरे पर केशव के घर में रात थी। उसकी पत्नी ने करवट बदली, किसी आहट से उठ गई। दरवाजा धीरे धीरे टिक किट साएं खुला। गलियारे में कुछ भारी चलता हुआ, फर्श की लकड़ी किर्र किर्र आवाज करने लगी। केशव दरवाजे तक गया, झुंझलाहट में, कौन है? इस वक्त उसकी बात पूरी नहीं हुई। सामने जो खड़ा था वह आदमी जैसा था, पर आदमी नहीं। उसका चेहरा, उसके भाई का, शरीर आटे का, आंखें लाल, एक लटकती हुई चिपचिपी जिद हर तरफ बहती हुई। उसकी गंध भीगे आटे और राख की मिली जुली, जो एक बार नाक में चढ़ जाए तो उतरती नहीं। मुझे मार दिया, वह रगड़ती आवाज बोला। और अब मेरे बेटे की बारी थी। अब तू। केशव के कदम पीछे हटे, गला सूख गया। वह कुछ बोल पाता, उससे पहले तिमिरांग, जो अब हरीश की आत्मा से भारी था, उस पर टूट पड़ा। उसने उसकी गर्दन पकड़ी, एक तेज मरोड़, जैसे सूखी लकड़ी टूटती है। आवाज टिक टक टक। शरीर जमीन पर गिरा, आंखें खुली रह गईं। उसकी पत्नी देखती रही, चीखी, पास की दीवार पकड़ी। हृदय ने एक जोर की ठोकर खाई और वह वहीं धम्म से गिर पड़ी। कमरे में एक पल के लिए सारी आवाजें रुक गईं। फिर हवा का झोंका आया और पर्दा हिला। इसी बीच मिल की तरफ से भी एक चीख निकली। लखुबा, जिसने नीचे का राज छुपाया था, सुनसान दालान में अकेला था। सिक्कों के सपने उसकी आंखों में चमक रहे थे। पीछे कदमों की हल्की पट पट। वह मुड़ा, वहां कोई नहीं। उसने फिर मुड़कर सामने देखा तो सामने वही आटे का आदमी, काली लाल आंखें। लखुबा ने भागने को पांव उठाए, पर उसके टखने में पंजे जैसा कुछ धंसा। वह गिरा, एक पैर उसके सीने पर, वजन इतना कि सांस निकाल दे, और बस 2 पल। उसके बाद सब चुप। कांव। उस रात जागा नहीं, सुबह जगा, और जो देखा वह एक रात में 100 साल बूढ़ा कर देता है। घर की कीमत तिमिरांग अपना काम कर चुका था। वह लौटकर पुराने घर की तरफ आया, जहां आंगन में मां बेटा खड़े थे। उसने दरवाजा नहीं देखा, सीधे अंदर गया, ऊपर अपने कमरे में। और फिर दीवारें ऐसे चटकने लगीं जैसे किसी ने बहुत पुराने जख्मों पर नमक रखा हो। लकड़ी खुद से ही आग पकड़ने लगी। आंगन में ठंडी हवा, पर ऊपर से लाल लपटें। कोई पेट्रोल नहीं, कोई माचिस नहीं, बस एक नियम जो बहुत पहले सीलन ने साइन किया था। वनीता ने घर को जलते देखा। उसका चेहरा खाली था, पर आंखें ध्यान से हर लपट तक पहुंच रही थीं, जैसे वह हर लौ से कह रही हो, ठीक है। उसका बेटा उसके कंधे से सटा। मां, यह कीमत है। उसने बस इतना कहा। हर आजादी किसी कैद से खरीदी जाती है। सुबह तक घर राख था। ऊपर वाले कमरे की जगह एक काला गड्ढा। आंगन में धूल, बरगद शांत और हवा हल्की। न्याय का चक्र कानून सुबह में चलता है, गांव दोपहर में। कागज अगले हफ्ते। जब सब अपने अपने घरों के बाहर चौपाल पर जुटे, चर्चा बनी 2 मौतें, केशव और उसकी पत्नी।
एक और लखुबा, कोई कहता दिल का दौरा, कोई बदमाश, कोई ईश्वरीय न्याय। गांव अपनी कहानी खुद लिखता है। रिश्तों की किताब में केशव निसंतान था। घर, जमीन, मिल, कानून के हिसाब से सब लौट आया उस खून की तरफ जिसमें अब रविराज था। कागज बदले, मोहरें पड़ी, और कुछ महीनों बाद वह घर जो कल तक दुश्मनों के कब्जे में था, आज अपनी खिड़कियां खोल रहा था। मिल जो कल लाभ का भार उठाए बैठा था, आज नई मशीनों की आवाज सुनने लगा। वनीता रवि का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ी, दरवाजे पर रुकी, देहरी छुई, भीतर कदम रखा और एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके भीतर कहीं आजी ने सिर हिलाया। जिम्मेदारी निभाई? रवि ने पूछा। मां, अब? वह मुस्कुराई, बहुत हल्की, जैसे धूप में एक छोटी सी चिंगारी। अब हम रोज की रोटी कमाएंगे और रात में सोएंगे। बस एक नियम याद रखना, किसी भी घर में कोई कमरा हमेशा बंद रखो, वहां अनदेखा रहना चाहिए, क्योंकि सच ये है, हर कहानी का तिमिरांग मरता नहीं, वह किसी बक्से में नहीं रहता, वह हमारे निर्णयों में रहता है। अगर आप अमावस की रात बिना वजह दरवाजा खोल दें तो जो आता है वह आपका नहीं होता, और अगर आप न्याय के लिए दरवाजा खोलें तो जो जाता है वह आपकी कैद भी साथ ले जाता है। अब बारी तुम्हारी है। कहां से देख रहे हो ये वीडियो और अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है, नीचे कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि अंधेरा किस किस के कमरे तक पहुंच चुका है। याद रखो, डर बांटने से बढ़ता है। तो अगर ये कहानी तुम्हें चुभ गई हो तो इसे शेयर करो ताकि कोई और भी इस डर में शामिल हो। और अगर चाहते हो कि अगली बार कहानी तुम्हारे नाम से शुरू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डर हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो उसे खोजते हैं।